हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय क्लास 9th एंड 10th। और आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है उसका एपिसोड 2। एपिसोड 1 आपने नहीं देखा तो वो जाकर आप देखिए। उसमें हमने बताया है फोर्स के बारे में कि फोर्स का बेसिक जो भी होता है वो हमने उसमें कवर किया है। और इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब जो मोशन के लॉज हैं न्यूटन के द्वारा दिए गए, उस चीज़ को हम लोग इसमें समझने वाले हैं, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और उसके एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब पिछले हम लोग जब मोशन पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फिजिक्स का, तो उसमें हमने पढ़ा था न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग 3 लॉज पढ़ने वाले हैं जो मोशन को डिफाइन करते हैं कि मोशन में किस इस कंडीशन में क्या क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो हम लोग को बताता है कि अगर एक बॉडी, सपोज कीजिए एनी बॉडी जो कि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करना ही चाहेगा जब तक से उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक ना दे। मतलब अगर कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक हम लोग उस पर फोर्स ना लगाएं, उसको हम लोग मूव ना करें। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और हम लोग उसको ना रोके। मतलब कोई फोर्स एक्सटर्नल लग गया तो वो रुका, जब तक से ना लगे तब तक से वो अपने कंडीशन में मेंटेन रहेगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जो होता है, एक इनर्शिया एक नया टर्म है आप लोग के लिए, लेकिन इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज़ द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन और रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने का उसके पास टेंडेंसी है कि हाँ हमको मोशन में रहना है, कब जब तक से हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो मेरे पे। या अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहेगा वो, जब तक से उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना लगा ले। ठीक, और इसी वजह से हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टर्म है इनर्शिया वही सब डिफाइन करता है। द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट और मोशन। रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में है, मोशन में रहेगा, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं। बस या कार में जब पैसेंजर ट्रैवल करता है तो जब अचानक बस रुक जाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है या मूव हो जाता है। तो किस वजह से होता है? देखिए, जो बस मोशन में है, बस के अंदर बैठा है पैसेंजर, वो भी उसके साथ मूव कर रहा है। तो पैसेंजर का क्या टेंडेंसी हो गया कि हम मूव कर रहे हैं, हम मूव ही करेंगे। मोशन में है तो हम मोशन में ही रहेंगे जब तक से मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो। तो जब रुक जाता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है, तो वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी रहता है मोशन का। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया एट मोशन। और अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें पैसेंजर का ही, पैसेंजर अगर बस में बैठा है, अचानक बस जो है स्टार्ट हो जाता है, तो पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी उस टाइम रहता है कि हम रेस्ट में हैं, अभी बस रुका हुआ है तो हम रेस्ट में हैं, हम आगे नहीं मूव करेंगे। और जब बस अचानक चलता है तो अपने रेस्ट को, टेंडेंसी को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा पीछे मूव कर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। और ये जो हमारा ये लॉ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो इसमें हम लोग इनर्शिया एट मोशन तभी काम करेगा, तभी इसको हम लोग लगा सकते हैं जबकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा या कर्व्ड लाइन में मोशन होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टर्म जो हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने में मदद करेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? अब मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल का अब कुछ मास होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा। अगर वो मान लीजिए मोशन में है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा ना, और उसके पास कुछ मास भी है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो
तो उसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। क्योंकि मोशन में है तो वो तो उसका कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी भी कर रहा है, मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी भी हो रहा है क्योंकि मोशन में है। इसलिए मास इनटू वेलोसिटी जब ये दोनों मिल जाते हैं, साथ में होते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। अब हम लोग मोमेंटम को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर मान लीजिए एक बॉडी का जो मतलब मोशन है उसके अंदर किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पर, उसके वेलोसिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट भारी होगा कम मोशन ट्रैवल करेगा, अगर उसको मान लीजिए ज़्यादा फोर्स से फेंकेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट भारी है, उसका मोशन कम होगा। उसके वेलोसिटी पर, उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें कुछ मोमेंटम होता है और मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली मोमेंटम आपका क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो आपके मास पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मास बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर आपका मोमेंटम बढ़ा या अगर आपका वेलोसिटी बढ़ा, तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए हम किसी भी बॉडी का बढ़ा दिए, ठीक है, तो उसका मोमेंटम डायरेक्टली बढ़ जाएगा क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑल्सो। वेलोसिटी के भी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? उसको हम लोग पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल पी नहीं, स्मॉल पी। और मास को हम लोग एम से और वेलोसिटी को वी से। तो जो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है वो है पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि पी से डिनोट होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो मास का होता है एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो जब इस सब का हम लोग प्रोडक्ट, मोमेंटम प्रोडक्ट होता है, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोमेंटम को सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो, जैसे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा उसके एग्जांपल्स देखें, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या डिफाइन करता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो फोर्स को डिफाइन करता है। पहले एपिसोड में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, बेसिक फोर्स हमने जाना कि क्या होता है, उसके कुछ देखें मतलब इफेक्ट्स और उसके बारे में बेसिक डिटेल्स ली। लेकिन अब हम लोग एक्चुअली जानेंगे कि आखिर फोर्स क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। मतलब किसी भी बॉडी में अगर मोमेंटम बदलेगा, मतलब कोई भी अगर बॉडी है उसमें मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा तो उसका मोमेंटम टाइम के अनुसार बदलेगा। इसका क्या मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसका मोमेंटम टाइम के अनुसार चेंज होगा। अब कोई भी बॉडी है तो उसका मास तो चेंज हो नहीं सकता है। मोमेंटम क्या डिफाइन करता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो उस बॉडी का मास तो नहीं चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी ही ना चेंज होगा। तो मतलब अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी में चेंजेस, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस आता है। तो अब ये देखिए कि वेलोसिटी में आखिर चेंजेस आता है, तो वेलोसिटी का चेंज हम लोग क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा? वेलोसिटी इनिशियल होगा और फाइनल होगा, तभी ना वेलोसिटी चेंज हुआ। कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जो हमारा होगा वो होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और हमारा फोर्स क्या डिफाइन करता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ओके,
तो चेंज इन मोमेंटम क्या, एम यू, एम भी माइनस एम यू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हमारा एम भी है और इनिशियल एम यू। एम कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू बाई टी। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक जाए तो आपको याद होगा कि v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने देखा था कि v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। तो इससे हमारा फॉर्मूला निकल गया फोर्स का। अभी तक हमने फोर्स के बारे में बस थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी, थ्योरी पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग जान गए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू एम ए। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम लोग न्यूटन इसको कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन उसकी यूनिट मतलब SI यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला के तहत देखें तो F इज इक्वल टू एम ए है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, मतलब मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, तब हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, कैसे एक्सेलरेशन बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। एग्जांपल लीजिए, एक क्रिकेट बॉल है। ओके, एक क्रिकेट बॉल है जिसका कुछ मास है, ठीक है। मान लीजिए वो मास से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो उस क्रिकेट बॉल को अगर हम लोग को कैच करना होगा, कोई हमारी तरफ वो क्रिकेट बॉल फेंक रहा है जिसका कुछ ज्यादा मास है, तो हम लोग को उसको कैच करने के लिए भी कुछ ज्यादा फोर्स का जरूरत होगा, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो हम लोग को उसको अगर कैच करना है तो हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अब एक्सेलरेशन, अगर सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या, उसका वेलोसिटी में चेंजेस होते जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत उसमें स्पीड है, बहुत स्पीड से आ रहा है। तो उसको भी रोकने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है तो उसको भी रोकने के लिए हमको ज्यादा चाहिए, मतलब ना। तो इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि एक बॉडी का जो मास है, एक बॉल का मास है, बॉडी वो बॉल है, उसका मास है 200 ग्राम, ठीक है, उसका मास है 200 ग्राम, और वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, उसका कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले 200 को केजी में बदल दीजिए, ठीक। अब फॉर्मूला लगा लीजिए कि कितना फोर्स चाहिए हमको उस बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। तो हमारा मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है, और हमारा जो एक्सेलरेशन दिया है उसको 5 दिया हुआ है। तो अगर हमको उस बॉल को कैच करना होगा जो 200 ग्राम का है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो हम लोग को फोर्स लगाना होगा 1 न्यूटन का, हम लोग को 1 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तभी हम उस बॉल को कैच कर पाएंगे। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका SI यूनिट होता है। तो 1 न्यूटन जब हम फोर्स लगाएंगे तो अब जाकर हम उस बॉल को रोक पाएंगे। और जो हमारा फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन डिफाइंड होता है। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 किलो का है, 5 केजीज का, वो रेस्ट में है और वो मूव करता है और फाइनल वेलोसिटी उसका हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड तक वो मूव करता है। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग को कितना फोर्स लगाना होगा उसको स्टॉप करने के लिए। इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट में है, फाइनल गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो फिर मूव करने लगता है। टाइम कितने देर तक मूव करता है, 20 सेकेंड्स तक वो अपने वेलोसिटी से मूव करता है। हम लोग को निकालना है कि उसका मास भी दिया हुआ है 5 केजी। अब हम लोग को फाइंड करना है कि हम लोग को कितना फोर्स लगाना होगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे अपना, F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमको जो फोर्स चाहिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो मास हमारा दिया हुआ है 5 केजीज, फाइनल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 10 एंड इनिशियल इज 0, टाइम 20 सेकेंड्स। तो जो हमारा फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा
5 इंटू 1/2 मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो फोर्स निकलेगा वो हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा होगा 2.5 न्यूटन के इक्वल। 2.5 न्यूटन अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, इतना फोर्स रिक्वायर है उस बॉडी को रोकने के लिए। जो बॉडी मूव होकर आ रहा है हमारी ओर, अगर हम लोग 2.5 न्यूटन का फोर्स उस पर लगा देंगे तो वो बॉडी रुक जाएगा, उसका फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा बॉडी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, मतलब कोई भी वर्क करते हैं, तो उसका एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आता है हम लोग पर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए आप कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है जिस पे हम पुश कर रहे हैं, घंटों तक पुश कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हम लोग अपना एक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो वॉल है उतना ही मतलब फोर्स हम लोग पे भी एग्जर्ट कर रहा है। अगर हम लोग उस पे x न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो वो भी हम लोग पे x न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इससे हम लोग के पास क्या निकल आता है, F इज इक्वल टू माइनस एफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए कि एक वॉल है, उसको एक बच्चा रोलर स्केट्स पहना है, बच्चा रोलर स्केट्स पहना है और उस वॉल को पुश कर रहा है, ठीक है, कुछ न्यूटन का फोर्स उस पर लगा रहा है और वो स्केट्स पहना है, तो वो वॉल भी उतना ही फोर्स उस पर लगाएंगी जिससे वो बच्चा पीछे चला जाएगा। रोलर स्केट्स है तो मोशन फास्ट होगा, तो वो उस पर अगर लगाएगा 5 न्यूटन का फोर्स, तो 5 न्यूटन का फोर्स उस पर दीवार भी लगाएगा और वो पीछे चला जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, एक गन होता है, ठीक है, एक गन है तो उसमें से अगर बुलेट निकलेगा, ठीक है, बुलेट कुछ स्पीड से उसमें से निकला, तो हमारा देखते हैं कि मूवीज में हमने देखा है कि कोई बुलेट शॉट देता है तो बुलेट जो गन जो हमारा होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो जो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, उतना ही बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से गन पीछे हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं रिक्वायल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें समझ लीजिए कि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया ताकि बुलेट आगे जाए, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, इसी वजह से गन जो पीछे गया, जो उसका बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रिक्वायल वेलोसिटी। रिक्वायल वेलोसिटी से वो गन पीछे की ओर मूव किया, ठीक है, और ये गन और बुलेट के मास पे भी डिपेंड करता है रिक्वायल वेलोसिटी, ठीक है, दोनों के, गन के भी और बुलेट के, दोनों के मास पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक बॉय है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक बॉय है जो वॉल को पुश कर रहा है 7 न्यूटन से, उसने रोलर स्केट्स पहने हैं, चलिए ठीक, एक बॉय रोलर स्केट्स पहने एक वॉल को 7 न्यूटन से पुश कर रहा है, तो आपको बताना है वॉल उस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो हमारा वॉल होगा वो -7 न्यूटन का फोर्स उस बॉय पे एग्जर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पर रुक जाते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे।